बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आरएनए मॉडिफिकेशन। आरएनए मॉडिफिकेशन यानी जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब आरएनए बन जाता है तो उस आरएनए में कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस क्या होती हैं, कैसे आती हैं, कुछ आपको यहाँ पे आरएनए क्लीवेज, आरएनए स्प्लाइसिंग, राइबोजाइम, स्प्लाइसोम ये वर्ड लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। इंशाल्लाह हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक के कंटेंट्स हैं आरएनए मॉडिफिकेशन क्या होती है, उसकी फिर आगे टाइप्स हैं आरएनए क्लीवेज, आरएनए स्प्लाइसिंग। फिर आरएनए स्प्लाइसिंग में दो टर्मिनोलॉजीज आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, राइबोजाइम्स, स्प्लाइसोम्स, 5 एंड कैपिंग एंड 3 एंड टेल आरएनए एडिटिंग। सबसे पहले आरएनए मॉडिफिकेशन 1960s एंड 1970s में जब बैक्टीरिया का जीन स्टडी किया गया तो उस जीन की जब एनालिसिस की गई, उसकी डीएनए की सीक्वेंस को चेक किया गया, तो उस डीएनए की जो कोडिंग स्ट्रैंड्स होती हैं यानी जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है उसको मैच अप करने की कोशिश की गई उसी के मैसेंजर आरएनए से। ठीक है, जब यानी आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, तो डीएनए की कोडिंग सीक्वेंस को आरएनए की कोडिंग सीक्वेंस से मैच करने की कोशिश की गई। तो आपको पता है एक तो मेन डिफरेंस होता है कि डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। ये जो है रिप्लेसमेंट तो नजर आई, लेकिन बाद में जब ज्यादा डिटेल से जो है वो मतलब स्टडी किया गया तो डीएनए और आरएनए में सिमिलैरिटी नहीं थी, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था। तो अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो डीएनए की सीक्वेंस में और उससे बनने वाले आरएनए और उस आरएनए से बनने वाली प्रोटीन्स में जो 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस होती है, जो सिमिलरिटी होती है, उसको हम कोलिनियरिटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी जो डीएनए की सीक्वेंस है एग्जैक्ट उसी को सीक्वेंस से मैसेंजर आरएनए बनता है, एग्जैक्ट उसी की सीक्वेंस से अमाइनो एसिड जो है वो आपस में अटैच होते हैं और प्रोटीन बनती है। इसको कोलिनरिटी ऑफ जीन्स कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो इतने ज्यादा कोलिनियर नहीं होते। मतलब जीन की जो सीक्वेंस होती है उससे जो आरएनए बनता है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उस आरएनए से आगे जब प्रोटीन्स बनती हैं तो उसकी सीक्वेंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। Eukaryotic structural genes are not always collinear with their functional messenger RNA. Instead, the coding sequence within many eukaryotic genes are separated by DNA sequences that are not translated into proteins. यानी उस डीएनए में जो सारी सीक्वेंस है जिसे हम कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, जिस सीक्वेंस में आगे जाके मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स बनानी है, उसे हम कोडिंग सीक्वेंस कह रहे हैं। अब बाज़ औक़ात उस कोडिंग सीक्वेंस में डीएनए का ऐसा पोर्शन भी होता है जिसकी ट्रांसलेशन नहीं होती। ठीक है, तो कोडिंग सीक्वेंस को हम एक्सॉन कहते हैं, और जिस सीक्वेंस की कोडिंग नहीं होती, जो सीक्वेंस डीएनए की आगे जरूरत नहीं होती, हम उनको इंट्रॉन्स कहते हैं। तो ये एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स की डेफिनेशन जहाँ पे मौजूद भी है, द कोडिंग सीक्वेंसेस आर फाउंड विद इन द डीएनए आर कॉल्ड एक्सॉन्स व्हिच आर रीजन्स दैट आर कंटेन्ड विद इन मैच्योर आरएनए, और यही सीक्वेंस आगे आरएनए में भी होगी। By comparison, the sequence that are found between the axon, इन एक्सॉन के अंदर, फिर इन एक्सॉन्स के दरमियान दरमियान जो सीक्वेंस जिसकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, हम उसको इंटरवेनिंग सीक्वेंस और इंट्रॉन सीक्वेंस, इंट्रॉन्स भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए बनता है वो पहले तो फौरन अपने जीन की जो है वो मुकम्मल करस्पॉन्डिंग होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। सब्सिक्वेंटली इट मैच्योर्स द सीक्वेंस इन द आरएनए दैट कोरस्पॉन्ड टू इंट्रॉन्स आर रिमूव। अब उसके अंदर जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को जो है वो कनेक्ट किया जाता है। इस तरह इसकी स्प्लाइसिंग होती है, तो इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो ये हम आगे जो है वो देखेंगे। बेसिक मॉडिफिकेशंस कितनी हैं? बेसिक 6 मॉडिफिकेशंस हैं, ये आपको एक टेबल की फॉर्म में जो है वो नजर आ रही हैं। सबसे पहले आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि एक लार्ज आरएनए होता है, अब उस लार्ज आरएनए की जरूरत नहीं होती, उसको दोनों किनारों से डिग्रेड किया जाता है, कट किया जाता है। और लेट सपोज ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये एक आरएनए है, इसको यहाँ से दोनों तरफ से डिग्रेड किया गया है और ये दरमियान वाला हमें फंक्शनल आरएनए जरूरत था। तो ये क्या है? ये आरएनए प्रोसेसिंग है। यहाँ सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई भी है, द क्लीवेज ऑफ लार्ज आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इनटू स्मॉलर पीसेस, वन और मोर ऑफ द स्मॉलर पीस बिकम फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल। अब इसमें से जितने पीस बनेंगे इनमें से वो जो पीसेस होंगे वही फंक्शनल हैं, बाकी जो है वो फंक्शनल नहीं है। इसमें राइबोसोमल आरएनए भी एग्जांपल के तौर पर यूज होगा, ट्रांसफर आरएनए भी जो है वो एग्जांपल के तौर पर यूज होगा। और इस प्रोसेस की अक्रंस जो है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है।
दूसरी आरएनए मॉडिफिकेशन स्प्लाइसिंग है। स्प्लाइसिंग का मतलब ये है कि जो आरएनए है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स पर मुश्तमिल है, तो उसमें से जो इंट्रॉन है उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, लेट सपोज ये एक आरएनए है पूरा, और इस आरएनए में ये छोटा सा पीस जो है ये निकालना है, ये इंट्रॉन है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और ये जो बाहर वाले दो पीसेज आपको नजर आ रहे हैं इनको जोड़ दिया जाएगा। ये क्या है? ये स्प्लाइसिंग है। तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व बोथ क्लीव एंड जॉइनिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। द आरएनए इज क्लीव्ड एट टू साइड्स व्हिच अलाउज एन इंटरनल सेगमेंट ऑफ आरएनए नोन एज इंट्रॉन। इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और बाकी दो साइड्स को जो है वो ज्वाइन कर दिया जाता है। तो ये जो स्प्लाइसिंग है ये यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में ज्यादा होती है, और राइबोसोमल आरएनएज में हो सकती है, ट्रांसफर आरएनएज में हो सकती है, और सम बैक्टीरियल आरएनएज में हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है 5 कैपिंग। 5 कैपिंग का मतलब है ये कि आरएनए का जो 5 एंड है उस एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप अटैच होती है। एक ग्वानोसिन अटैच होता है, उस ग्वानोसिन की 7 पोजीशन पे मिथाइल अटैच होती है, और ये पूरा ग्रुप जो है वो 5 एंड आरएनए के एक किनारे पे अटैच होता है। इसका फायदा क्या है, इसके क्या फंक्शन है, ये हम आगे देखेंगे। और ये मतलब न्यूक्लियस से एग्जिट करने में आरएनए को उसमें हेल्प करता है, और इस तरीके से मुख्तलिफ फंक्शंस में। तो ये यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में होती है। आगे देखें पोली ए टेल। पोली ए टेल का मतलब यह है कि ये आरएनए है, इसकी 3 एंड पोली ए टेल, यानी इसकी 3 एंड से एक छोटा सा सीक्वेंस कट कर दी जाएगी, और उस सीक्वेंस पे बहुत सारे एडेनिन अटैच कर दिए जाएंगे। तो ये एडेनिन की टेल अटैच हो गई, पोली ए है यानी बहुत सारे ए हैं। द अटैचमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड टू 3 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए एट ए साइट वेयर द आरएन मैसेंजर आरएनए इज क्लीव्ड। यहाँ पे आपको एरो नजर आ रहा है, यहाँ से क्लीव हुआ, और इधर से जो है ये मैसेज 3 एंड जो है पोली ए जो है यहाँ पे अटैच हो गया। ये भी स्टेबिलिटी के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ये भी यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में होता है। आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग का मतलब है कि उसके बेस सीक्वेंस में चेंज आना, और मोस्टली ये चेंज जो होती है आपको पता है थायमिन की जगह जो है वो यूरासिल का अटैच होना है, तो ये आरएनए एडिटिंग है, ठीक है। एंड और आखिर में एक मॉडिफिकेशन है बेस मॉडिफिकेशन, यानी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मॉडिफाई होती हैं। एक तो नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड है ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये 5 मेन न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए और आरएनए दोनों में। तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मॉडिफाइड होती हैं। मसलन यहाँ पे आपको एक नजर आ रही है, साइटोसिन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो मिथाइलेशन हो गई है साइटोसिन की, तो ये इस तरह साइटोसिन मॉडिफाई हो गई है। तो ये मूवमेंट ट्रांसफर आरएनए में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में हो सकती हैं। हम इनमें से कुछ की जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है जी, अगर आप उस टेबल में देखें, उसी टेबल के मुताबिक प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि एक लार्ज आरएनए होगा, लार्ज ट्रांसक्रिप्ट होगा, उसको स्मॉलर पीसेस में जस्ट कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो जो स्मॉल पीस बनेंगे वो वही क्या होंगे, मतलब मैसेंजर आरएनए फंक्शनल होंगे। लेट्स सपोज, आपको हेडिंग भी नजर आ रही है, सम लार्ज आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स आर क्लीव्ड इनटू स्मॉलर फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट्स। अब इसमें दो एग्जांपल हम लेंगे, एक ट्रांसफर आरएनए की और एक राइबोसोमल आरएनए की। For many non-structural genes, the RNA transcript initially made during the gene transcription is processed or cleaved into smaller pieces. जारी बात है, नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, बहुत बड़ा एक जीन है, उस जीन की कुछ पार्ट स्ट्रक्चरल हैं, कुछ नॉन स्ट्रक्चरल हैं, ये जिनकी आगे जरूरत नहीं है। अब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन तो कंप्लीट हुई है, अब जो आरएनए बना है उस आरएनए बहुत लेंथी है, हमें जो जरूरत है, लेट सपोज ये जो फंक्शनल है वो छोटे साइज का है, तो फिर उसको क्लीव किया जाएगा। तो ये देखें, एक आपके सामने ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है, आपने ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ऑलमोस्ट जो है वो ये ट्रांसफर आरएनए का जो है वो स्ट्रक्चर होता है यहाँ तक। इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा डार्क रेड और पिंक कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, यानी ये पिंक कलर का जो पोर्शन है ये इसका डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए की जो है पहले एक लार्ज प्रिकर्सर आरएनए होता है, और उसको क्लीव्ड होना जरूरी होता है ताकि फंक्शनल ट्रांसफर आरएनए बने। फिगर में आपको सारा प्रोसेस नजर आ रहा है। दो किस्म के एंजाइम्स यूज होंगे, एंडोन्यूक्लियोजेज एंड एक्सोन्यूक्लियोजेज। आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। एंडोन्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोटाइड को दरमियान से कहीं से कट करते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो एक किनारे से कट करते हैं। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है इसको पहले एक एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा, आरएनएज पी। आरएनएज पी जो है वो एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है, यानी एंडोन्यूक्लियस का दूसरा नाम है, which is an endonuclease that cuts the precursor transfer RNA. The action of RNase P produce the correct 5 end of the mature RNA. अब क्या होगा, इस एंड से कट करना शुरू करेगा ये एंडोन्यूक्लियस, और इसको बिल्कुल बिल्कुल जहां दरमियान से कट कर देगा, और जो 5 एंड है
5 एंड जो है इसका, जो मतलब हम कहते हैं कि 5 एंड किनारा ट्रांसफर आरएनए का, वो यहाँ पे जो है वो करेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर एक डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस आएगा, वो ट्रांसफर आरएनए को 170 न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट फ्रॉम द थ्री एंड से 170 न्यूक्लियोटाइड, इस थ्री एंड से, ये थ्री एंड है, इस थ्री एंड से 170 न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ तक आके यहाँ से कट करेगा। ठीक है, यहाँ से कट करने के बाद एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा जिसको हम आरएनएस डी कहेंगे, वो यहाँ से कटिंग इसकी स्टार्ट करेगा छोटे छोटे पीसेस में, और बिल्कुल यहाँ पे जब ए सी सी सीक्वेंस पे पहुंचेगा तो यहाँ तक वो उसको कट कर देगा। आप जितने भी ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी जो यहाँ से थ्री एंड होगा वो हमेशा ए सी सी से स्टार्ट हो रहा होगा, एडनिन साइटोसिन और साइटोसिन, ए सी सी सीक्वेंस तकरीबन। तो ये इस तरीके से एक आपने देखा कि ट्रांसफर आरएनए जो है जो फालतू था वो यहाँ पे कट हो गया। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम इसकी में लेते हैं, वो है राइबोसोमल आरएनए जिसको हम आर आरएनए भी कहते हैं। अब जब स्प्लाइसिंग होती है, क्लीवेज होती है आरएनए मॉलिक्यूल्स की, तो इंटरनल सेगमेंट्स जो होते हैं वो आरएनए के वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पे दी गई है राइबोसोमल आरएनए की, ये देखें आपके सामने एक बहुत बड़ा आरएनए है और ये राइबोसोमल आरएनए। अब अगर आपको राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर याद हो या राइबोसोमल आरएनए के बारे में आपने पहले पढ़ा हो, तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो आप पढ़ोगे डिफरेंट किस्म के होते हैं। 18S राइबोसोमल आरएनए होता है, 5.8S होता है, 28S होता है। अब पहले ये एक इकट्ठा आरएनए होता है मुकम्मल, वो होता है 45S राइबोसोमल आरएनए। लेकिन फिर क्या होता है, इस 45S राइबोसोमल आरएनए को जो है वो कट किया जाता है डिफरेंट पॉइंट्स पे, और तीन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। 18S का अलग, ये देखें ये आपको पूरा एक आरएनए नजर आ रहा है, इसमें पिंक कलर जो है वो आप देखेंगे ये जरूरत नहीं है, तो इनको डिलीट कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, और सिर्फ ये जो आपको रेड कलर नजर आ रहा है ये जो है राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इनको जो है वो 18, 5.8 और 28S, इनको जो यहाँ से अलग कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शनल छोटे छोटे राइबोसोमल आरएनए जो है वो बन गए। और आपको पता है राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है, फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, और ये इस तरह ये सारा प्रोसीजर न्यूक्लियोलस में जो है वो मतलब कंप्लीट होता है। तो ये हमारा पहला इसमें आरएनए मॉडिफिकेशन थी, आरएनए क्लीवेज। उसके बाद जो हमारी दूसरी मॉडिफिकेशन है वो है आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हम स्प्लाइसिंग को जो है वो डिटेल से देखेंगे। लेकिन स्प्लाइसिंग से पहले जो जिस चीज की वजह से स्प्लाइसिंग होती है हमें उनके बारे में जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। तो स्प्लाइसिंग, जी यहाँ पे आपको एक हेडिंग नजर आ रही होगी, राइबोजाइम, राइबोजाइम। अब स्प्लाइसिंग जो है वो उसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स का ही रोल होता है, उन आरएनए मॉलिक्यूल्स को राइबोजाइम्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पहले हम देख लें कि ये जो राइबोजाइम्स हैं ये क्या होते हैं। राइबोजाइम्स जो है वो आरएनए को ही कहा जाता है, लेकिन वो वाला आरएनए जिसके पास जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो। ये राइबोजाइम यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, नाम से जाहिर हो रहा है, ribonucleic acid enzyme is an RNA molecule that is capable of performing specific biochemical reactions similar to the action of protein enzyme। यानी एक RNA molecule जो enzymatic activity कर सकता हो। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए को जब स्टडी किया गया, वो जो पहली एग्जांपल में आप पढ़ रहे थे उससे भी अंदाजा हुआ। ठीक है, तो एक हमने नाम लिया था आरएनएसपी, वो भी आरएनए में मतलब उसको स्टडी किया गया, तो उसके भी प्रोटीन सब यूनिट्स हैं। 1983 में सिडनी एल्टमैन ने सबसे पहले ये डिस्कवरी की, और ये डिस्कवर किया कि जो आरएनए है उसके पास कैटालिटिक एबिलिटी है, वो कैटालाइसिस करता है डिफरेंट आरएनएस की। ठीक है, तो उसके पास ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो इसको फिर राइबोजाइम का नाम दिया गया। तो आरएनएसपी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। आगे हम और एग्जांपल भी देखते हैं। राइबोजाइम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। राइबोजाइम्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, एन एंजाइम दैट यूजेस आरएनए एज ए सबस्ट्रेट। राइबोजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो आरएनए को ही सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करता है, उसी आरएनए के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एन एंजाइम दैट कैटलाइज द एसोसिएशन बिटवीन द लार्ज एंड द स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट। एन एंजाइम दैट synthesize RNA as part of the transcription process, an enzyme that synthesizes RNA primers during the RNA DNA replication। तो ये जो है वो कुछ यूज करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं राइबोजाइम्स की। राइबोजाइम्स की हिस्ट्री के बारे में जिक्र है, 1967 में कार्ल वोज, फ्रांसिस क्रिक एंड लेस्ली ऑर्गेल ने इन पे काम किया। 1970s में थॉमस केक, इनका थोड़ा सा काम था। ठीक है,
1982 में राइबोसोम स्टैम्प वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द केली क्रगर, इनका काम था, ठीक है। और 1989 में थॉमस कैच एंड सिडनी अल्टमैन को जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो इस बात पे जो है दिया गया। तो राइबोसोम्स कितनी टाइप्स के होते हैं? राइबोसोम्स की 5 टाइप्स होती हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग राइबोसोम्स, आरएनएसपी, हैमरहेड, हेयरपिन, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स खुद भी राइबोसोम का काम करते हैं। तो इनमें से हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे और बाकी के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें हैं। तो राइबोसोम्स की 5 टाइप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग राइबोसोम्स, आरएनएसपी, हैमरहेड राइबोसोम, हेयरपिन राइबोसोम, राइबोसोम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग राइबोसोम्स, ठीक है। हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसको रीड कर लेते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है। ये ग्रुप 1 राइबोसोम की स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म, ये ग्रुप 2 की स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म, और ये एक स्प्लाइसोम वर्ड है, ये हम आगे बाद में देखते हैं। स्प्लाइसिंग, अब आपको पता है कि एक आरएनए है, उसके अंदर से इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। लेट्स सपोज ये देखें जी, आपके सामने एक आरएनए है। इस आरएनए का ये एक्सॉन है। एक्सॉन आपको पता है फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी। ये ग्रीन सा पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये इंट्रॉन है, और ये फिर अगला फिर एक्सॉन है। इस तरह आगे फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, एक तरतीब चलती जाएगी। हम इस एक इंट्रॉन को यहाँ से कैसे रिमूव किया जाता है? तो इसमें क्या होता है कि ये देखें 5 एंड है, और यहाँ पे फिर इंट्रॉन है, और फिर ये 3 एंड है। अब एक ग्वानोसिन आके अटैच होती है, ये ग्वानोसिन है। ग्वानोसिन आपने नाम सुना होगा, एक मतलब न्यूक्लियोसाइड है। ग्वानोसिन के साथ फास्फेट नहीं अटैच। ये ग्वानीन है, और ये राइबोज है, तो ये ग्वानोसिन बन गई। अब ये ग्वानोसिन जो है बिल्कुल इस इंट्रॉन के दरमियान में आके अटैच होती है। यहाँ पे आप देख लें ग्वानोसिन बाइंडिंग साइट है, यहाँ ग्वानोसिन अटैच हुई। इस ग्वानोसिन का जो 3 एंड आपको नजर आ रहा है, ये जो 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, यानी 3 कार्बन पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इंट्रॉन के बिल्कुल इस स्टार्ट वाली जगह पे जो है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच होता है, और यहाँ से कट कर देता है। ये दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस एक्सॉन के इस 3 एंड को और इंट्रॉन के 5 एंड को यहाँ से उस ग्वानोसिन ने यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। अब यही ग्वानोसिन जो है इस इंट्रॉन के दूसरे किनारे को भी, ये जो दूसरा इसका किनारा है, ये एरो से आपको शो हो रहा है, यहां से भी क्या करेगी, इस इंट्रॉन को कट कर देगी। इस तरह ये इंट्रॉन आप देखें इस डायग्राम में मुकम्मल तौर पर बाहर निकल गया, और ये वाला एक्सॉन और ये वाला एक्सॉन, ये दोनों एक्सॉन आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ये ग्वानोसिन ने क्या किया? ग्वानोसिन क्या है? ग्वानोसिन इसी आरएनए का ही पार्ट है, यानी आरएनए खुद ही क्या किया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की है। इसको हम सेल्फ सप्लाइसिंग इंट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह जो है वो बात है। तो ये ग्रुप 1, यहाँ पे आपको यही बात लिखी नजर आएगी। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में क्या होता है कि ग्वानोसिन बाइंड करती है इंट्रॉन में, और आरएनए को क्लीव करती है 3 एंड ऑफ एक्सॉन 1 एंड बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट गुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स। इस तरह वो 5 एंड ऑफ द एक्सॉन 2, एक्सॉन 1 की 3 एंड को कट करती है, और एक्सॉन 2 के 5 एंड को इस तरीके से उन दोनों को आपस में मिला देती है। डायग्राम से आपने बात समझ ली होगी। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में क्या होता है, सेम यही प्रोसीजर है, सिर्फ ग्वानोसिन की बजाय एडेनिन जो है वो एडिनोसिन अपना रोल प्ले कर रही है। ये देखें एडिनोसिन है, इस एडिनोसिन ने इस इंट्रॉन के दरमियान में कहीं से बाइंड किया। ये देखें एडिनोसिन ने कोई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाया इसके इंट्रॉन के दरमियान, और इस एडिनोसिन का जो 2 हाइड्रॉक्सल है, 2 हाइड्रॉक्सल, ये 2 हाइड्रॉक्सल ग्रुप एक्सॉन 1 के 5 एंड और इंट्रॉन एक्सॉन 1 की 3 एंड और इंट्रॉन के 5 एंड पे यहाँ पे इसने इसको कट किया। ये देखें कट हो गया, और इसी एडिनोसिन का जो दूसरा यहाँ पे फास्फेट ग्रुप था, या मतलब इसने इंट्रॉन के साथ यहाँ से भी आप देखें बॉन्ड बॉन्ड बना रहा है, और फिर इसने क्या किया कि इधर से भी इस इंट्रॉन को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये पहले उसने यहां से कट किया, और फिर उसने यहां से कट किया। इस तरह ये पूरा इंट्रॉन कट हो गया। ये देखें यहां से पहले वहां से कट हो चुका था, अब यहां से कट हो गया, तो अब ये इंट्रॉन बाहर निकल गया, और दोनों एक्सॉन जो है वो आपस में जुड़ गए। तो सेम वही बात, सिर्फ वहां ग्वानोसिन यूज हो रही थी ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में एडेनिन यूज हो रही है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, सिमिलर स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है। इसमें 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यूज होता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का,
जो कि इंट्रॉन में पहले से मौजूद होती है। तो ये देखें आरएनए जो है वो खुद ही इसमें अपना रोल प्ले कर रहा था। तीसरी जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इन यूकैरियोट्स प्री मैसेंजर आरएनए यूजुअली अल्टर्ड बाय स्प्लाइसिंग अदर मॉडिफिकेशन। एक बाहर से, ये तो जो आपने जो प्रोसीजर देखे ये सेल्फ स्प्लाइसिंग थे। अब एक एड आती है किस चीज की, मल्टी कंपोनेंट स्ट्रक्चर, यानी एक और स्ट्रक्चर है जिसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, उसको हम कहते हैं स्प्लाइसोम, स्प्लाइसिसोम। ठीक है, तो ये स्प्लाइसिसोम जो है ये रोल प्ले करता है। ये देखें डायग्राम से, ठीक है, कि ये उसी तरीके से इंट्रॉन है, यहाँ पे इंट्रॉन अटैच है। ये एक बाहर से मॉलिक्यूल आया, ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम स्प्लाइसोम कहेंगे। ये क्या करेगा, रोल प्ले करेगा और इंट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव करेगा ये चीज हम डिटेल से देखते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आपके ज़हन में होना चाहिए, हम राइबोजाइम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम स्प्लाइसिंग के मैकेनिज्म की तरफ नहीं गए। तो राइबोजाइम्स की हमने कहा था 5 टाइप थी, आपने जो है ये जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में पढ़ लिया। आगे देखें 4 टाइप्स मजीद हैं, उन 4 टाइप्स के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, ये टेबल की फॉर्म में राइबोन्यूक्लियेज पी, जिसको हम आरएनएज पी भी कहते हैं, ये एक राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है जो कि ट्रांसफर आरएनए की प्रोसेसिंग में यूज होती है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट जो है वो 40 years ago research on RNA has led to the discovery of catalytic properties of RNA। तो ये 2-3 बातें इसके बारे में लिखनी है। हैमर हेड राइबोजाइम्स, हैमर हेड राइबोजाइम्स को HHRZ भी कहा जाता है। ये टाइनी ऑटो कैटालिटिक आरएनएज हैं जो कि सिंगल स्टैंड आरएनए की क्लीवेज करती हैं। ठीक है, ये वायरस लाइक एलिमेंट्स हो सकते हैं, वायरसॉइड्स की तरह होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये अपना मैकेनिज्म करते हैं। और इनका नाम हैमर हेड इस वजह से है क्योंकि वो कहते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो हैमर हेड की तरह होता है, या जिस तरह वाई, एक वर्ड वाई की जो शेप होती है उसके 2 किनारे होते हैं, उस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। हेयर पिन राइबोसाइम्स, ये आरएनए मोटिफ हैं, ये भी आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये रेप्लिकेशन आरएनए की ही रेप्लिकेशन में, स्प्लाइट आरएनए मॉलिक्यूल की रेप्लिकेशन में जो है वो कैटालिसिस का प्रोसीजर करते हैं। सेल्फ प्रोसेसिंग है। ठीक है, अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं। बोथ क्लीवेज एंड एंड ज्वाइनिंग, ये क्लीवेज भी करते हैं और एंड ज्वाइनिंग भी करते हैं। और आखिर में आप देखें राइबोसोम, राइबोसोम आपने स्ट्रक्चर सुना हुआ है, सेल की ऑर्गेनेल में सेल के पार्ट है। ठीक है, लार्ज और स्मॉल इसका कम्प्लेक्स जो है वो मॉलिक्यूलर पार्ट होता है राइबोसोम का। तो राइबोसोम खुद भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, तो इसको हम राइबोजाइम कह सकते हैं। ठीक है, आपको पता है इसके 2 सब यूनिट हैं, वन लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज 50S, ठीक है, वो आगे से 5S 23S वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। After the determination of high resolution structure ribosome, it was clear that the 23S, जो राइबोसोम का 23S सब यूनिट है वो कैटालिटिक एक्टिविटी भी करता है। ठीक है, इसलिए हम राइबोसोम को भी राइबोजाइम कह सकते हैं। तो ये बाकी जो राइबोजाइम थे उनके बारे में 2-2 बातें हैं। तो अच्छा जी, जो हम बात कर रहे हैं आरएनए स्प्लाइसिंग की, पहली हमारी आरएनए मॉडिफिकेशन थी जस्ट क्लीवेज, अब है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग वो भी अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जरिए हमने देख ली, अब हमने देखनी है स्प्लाइसोम के जरिए। ठीक है, स्प्लाइसोम क्या है जी? प्री मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग अकर्स बाय द एक्शन ऑफ स्प्लाइसोम। प्री मैसेंजर आरएनए, एक आरएनए है प्री मैसेंजर आरएनए, यानी डीएनए से आरएनए बना, तो इसका मतलब है कि वो अभी फाइनल मैसेंजर आरएनए नहीं है, उसने फाइनल बनना है। वो फाइनल कैसे बनेगा? स्प्लाइसोम के मैकेनिज्म से बनेगा। स्प्लाइसोम क्या चीज है? स्प्लाइसोम इज अ लार्ज कम्प्लेक्स स्प्लाइसेस मैसेंजर आरएनए इन यू। स्प्लाइसोम एक लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो मैसेंजर आरएनए को स्प्लाइस करता है, कट करता है, यानी इंट्रॉन्स को रिमूव करता है और एक्सॉन्स को जोड़ता है। तो ये छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स जब टुकड़े बनते हैं आरएनए के, एक्सॉन्स के, उनको स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स कहा जा सकता है। सॉरी, ये जो स्प्लाइसोम मॉलिक्यूल है ये जो है सेवरल सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। सेवरल सब यूनिट्स, उन सब यूनिट्स को हम स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स, स्नर्प जो है, स्नर्प्स के जरिए हम उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। यानी जो स्प्लाइसोम मॉलिक्यूल है, स्प्लाइसोसोम मॉलिक्यूल, वो मुख्तलिफ सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। ईच स्नर्प या स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन कंटेन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और इसमें जाहिर बात है आरएनए ही होता है और कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और स्प्लाइसिंग के दौरान ये सेवरल फंक्शंस करते हैं। ठीक है, ये इंट्रॉन की सीक्वेंस के साथ बाइंड करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं फिर, उन जो है वो एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं। एंड फाइनली स्प्लाइसोम कैटलाइज, और ये बाकी भी केमिकल रिएक्शंस को, इंट्रॉन्स को रिमूव करना और एक्सॉन्स को जोड़ना,
इसको ये कैटालाइज करते हैं। ठीक है जी। यहाँ आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक एक्सॉन है, ये मतलब रेड पोर्शन एक्सॉन है, फिर ये एक्सॉन जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ से इंट्रॉन शुरू हो रहा है, यहाँ तक इंट्रॉन है, और फिर ये नेक्स्ट दूसरा एक्सॉन है, मतलब ये पूरा ग्रीन पोर्शन जहाँ से रिमूव होना है। अच्छा, यहाँ आपको पता है ये 5 एंड है, तो इंट्रॉन की ये 5 सप्लाई साइट होगी और ये 3 सप्लाई साइट होगी, यानी इंट्रॉन का भी तो ये 5 एंड है ना, और ये 3 एंड है, तो पहले वो यहाँ से कट होगा, फिर वो यहाँ से कट होगा। इंट्रॉन के दरमियान में भी आपको एक सीक्वेंस नजर आ रही है, ये इसको ब्रांच साइड सीक्वेंस कहेंगे, और इसमें ये आपको जो एडनिंग नजर आ रही है थोड़ी सी ये प्रोमिनेंट है, इसका मतलब है इसका कोई खास रोल होगा, तो ये हम आगे देखते हैं क्या इसका खास रोल होगा। तो ये आपको एक कंसेंसस सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, इसमें 5 और 3 सप्लाई साइट है, ये 5 सप्लाई साइट और ये 3 सप्लाई साइट, और ये दरमियान में ब्रांच साइट है जो कि है। तो इन तमाम इन 3 लोकेशन को, इस लोकेशन को, इस लोकेशन को और इस लोकेशन को सप्लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है और अपना काम करता है। अपना काम ये कैसे करता है वो इस डायग्राम से आपको समझ आएगा। ये देखें जी, ये है एक्सॉन 1, ये है एक्सॉन 2, ये है 5 सप्लाई साइट, ये दरमियान वाली वो ब्रांच साइट, और ये 3 सप्लाई साइट। अब जो स्प्लाइसोम है, हमने शुरू में कहा था कि वो छोटे छोटे सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है, वो सब यूनिट्स जिनको हमने स्नरप या स्मॉल न्यूक्लियर राइबो प्रोटीन का नाम दिया था, इनको हम कहते हैं U1, U2, U3, U4, 5, 6, ये डिफरेंट है। सबसे पहले क्या होता है, U1 मॉलिक्यूल जो है वो आप देखें तो सप्लाई 5 सप्लाई साइट पे आके बाइंड करता है। ये देखें, ये 5 सप्लाई साइट है, तो यहाँ पे U1 ने आके बाइंड किया, ये आप देख सकते हैं। फिर दूसरा जो है, एक और सप्लाइसोम का जो दूसरा कंपोनेंट है, वो ब्रांच साइट पे यहाँ दरमियान में आके बाइंड करता है। ये दोनों बाइंड हो गए। इन दोनों के बाइंड करने के बाद U4, U6 और U5, इनका एक ट्राइमर, इनका इकट्ठा, ये देखें ये तीनों इकट्ठे, एक ये आपको नजर आ रहा है, ये और ये 3, U4, U6 और U5, इन तीनों का ट्राइमर जो है वो यहाँ पे आके बाइंड करता है और इंट्रॉन का लूप बना देता है। ये देखिए इंट्रॉन एक लूप बन रहा है, ठीक है, यानी दोनों एक्सॉन को करीब कर दिया है इन तीनों जो है वो स्प्लाइसोम के सब यूनिट ने, दोनों एक्सॉन करीब आ गए हैं और ये इंट्रॉन का लूप बन गया। अब क्या होगा, जो 5 सप्लाई साइट है ये वाली, ये कट हो जाएगी यहाँ से, ये देखें यहाँ से जो है ये कट हो गया, ये देखिए यहाँ से कट हो गया, 5 सप्लाई साइट कट हो जाएगी और 5 एंड ऑफ इंट्रॉन इज कनेक्टेड टू द ए, और इसी इंट्रॉन के इस किनारे को ए, ये जो ए साइट नजर आ रही थी ना शुरू में, हमने कहा था कि इस ए साइट का एक खास रोल है, तो इस ए साइट के साथ बाइंड कर दीजिए। तो ये देखें इंट्रॉन जहां से कट हुआ और इंट्रॉन के इस 5 किनारे को उस ए वाली सीक्वेंस के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से ये एक लेरियंट बन गया, यानी ये एक लूप सा बन गया, ये इस तरह, ये आपको इंट्रॉन का एक लूप नजर आ रहा है, ये बन गया, ठीक है। U1 एंड U4 रिलीज हो जाते हैं, U1 शुरू वाला जो था ये, और U4 जो था ये यहाँ से रिलीज हो गया, ये देखें आपको नजर आ रहा है। अब क्या होता है, अब U5 जो है वो इस इंट्रॉन का जो 3 एंड है यहाँ से, ये देखें, उसको कट करता है और एक्सॉन 1 को एक्सॉन 2 के साथ कनेक्ट कर देता है। बात समझ आ गई है। और इस तरह फिर एंड पे U2 और U5 भी रिलीज हो जाते हैं और इंट्रॉन डिग्रेड हो गया और दोनों एक्सॉन ये देखें यहाँ से आपको जो है वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आप देखें, तो यहाँ से ये एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपको दोनों जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। इस तरह स्प्लाइसोम जो है वो अपना काम करता है। इस सारी बात को यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख दिया गया है, ठीक है, तो मैंने आपको बात समझा दी है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से रीड कर सकते हैं। स्मॉलर स्नरप जो है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो प्रोटीन, U1 पहले 5 सप्लाइड साइट पे बाइंड करता है, U2 ब्रांच साइट पे बाइंड करता है, ठीक है, फिर जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप आता है, U4, U6 और U5 का, ये क्या करता है, इंट्रॉन्स को लूप्स में कन्वर्ट, लूप बना देता है इंट्रॉन का, ठीक है। 5 सप्लाइड साइड से RNA कट हो जाता है, मतलब वो इंट्रॉन कट हो जाता है और इस तरीके से वो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करता है, ठीक है। वही बात जो आपने डायग्राम में समझी है वो इस तरीके से, ठीक है। फिर 3 सप्लाई साइड कट हो जाती है, इस तरह इंट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है, इवेंटली इंट्रॉन डिग्रेड हो जाता है और ये सारे जो नर्व्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और दोनों एक्सॉन जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है,
ये जो है वो सप्लाइसोम का मैकेनिज्म था। ठीक है जी। तो ये हमारी आरएनए की जी। नेक्स्ट जो आरएनए मॉडिफिकेशन है वो क्या है, वो है 5 एंड कैपिंग एंड 3 एंड टेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्प्लाइसिंग और क्लीवेज के बाद प्री मैसेंजर आरएनए जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें कुछ और मॉडिफिकेशंस भी आती हैं। वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं, वो आप देख सकते हैं कि 5 एंड पे और 3 एंड पे है। 5 एंड पे जो है वो 7 मिथाइल गुआनोसिन अटैच होता है। ठीक है, जिसको हम कैपिंग का नाम देते हैं। कैपिंग जो है वो कई मैसेंजर आरएनए पे होती है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज 2 की वजह से होती है। ठीक है, फिगर से आपको बात आगे समझ आएगी। ठीक है, पहले हम फिगर को देख लेते हैं। ये देखें, लेट्स सपोज ये मैसेंजर आरएनए है और ये मैसेंजर आरएनए का 5 एंड है। इस 5 एंड पे जो है वो आखिरी जो न्यूक्लियोटाइड है, लेट्स सपोज जो भी न्यूक्लियोटाइड है उस आखिरी न्यूक्लियोटाइड पे उसकी ये रेस्ट ऑफ ये इस तरह मैसेंजर आरएनए आगे चल रहा है। ये मैसेंजर आरएनए का आखिरी न्यूक्लियोटाइड का आखिरी फॉस्फेट है जो इस गुआनोसिन के जो है वो इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये जो गुआनोसिन है, इस गुआनोसिन के ये 3 फॉस्फेट आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड एट द 5 एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट हैज 3 फॉस्फेट ग्रुप। ये जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है इसके यहाँ 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं। अब इन 3 फॉस्फेट ग्रुप में से क्या होगा, पहले जो है वो एक एंजाइम आएगा 5 ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, RNA 5 एंड ट्राईफॉस्फेटेज। ये एंजाइम क्या करेगा, इस एक फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। ये पहला स्टेप होगा इसमें। ठीक है, अब ये ट्राईफॉस्फेटेज ने आरएनए को रिमूव कर दिया। फिर एक और एंजाइम आएगा गोनिलाइल ट्रांसफरेज। वो क्या करेगा, वो एंजाइम गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट को यूज करके गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो अटैच करेगा। ये देखें, ये गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, एक ये गुआनोसिन है, ये गुआनिन है, ये उसका राइबोज है, और इसकी 3 फॉस्फेट थे। लेकिन इस 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट इसने यहाँ पे यूज किया, ये गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये पूरा मॉलिक्यूल इस यहाँ से जो फॉस्फेट रिमूव हुआ था ना, उस एक फॉस्फेट की जगह गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट अटैच किया और गुआनोसिन के अपने 2 फॉस्फेट जो है यहाँ से रिलीज हो गए। अब गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट अटैच भी अटैच हो गया। तीसरा स्टेप ये है कि एक एंजाइम आएगा मिथाइल ट्रांसफेरेज। वो मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा, इस गुआनोसिन की इस लोकेशन पे 7 लोकेशन पे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप अटैच करेगा। ये आपको मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से ये 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप जो है वो अटैच हो जाएगी। तो ये क्या है, ये जो है वो 5 एंड कैपिंग है। ठीक है, इसका फायदा क्या है, ये 3 स्टेप यहाँ पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसका फायदा क्या है, इसकी 3 फंक्शंस हैं, इसके 3 फायदे हैं। कैप बाइंडिंग प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एग्जिट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस। कैप स्ट्रक्चर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएशन फैक्टर दैट आर नीडेड फॉर द ट्रांसलेशन। एक तो ये प्रॉपर एग्जिट में हेल्प करेंगे। फिर जो अगला प्रोसीजर होना है, डीएनए की ट्रांसलेशन होनी है उस आरएनए की, उसके जो इनिशिएशन फैक्टर होंगे वो इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। और फाइनली जो है स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन में भी इसका जो है वो फायदा होता है, उसमें भी ये हेल्प करती है। ठीक है जी। तो ये स्प्लाइसिंग हो गई, मतलब 5 एंड कैपिंग। आगे देखेंगे पोली ए टेल। पोली ए टेल जो होती है, ये मैसेंजर आरएनए का जो 3 एंड होता है, ये देखिए 3 एंड है। इस 3 एंड पे पोली जो है वो ए, मतलब ये बहुत सारे ए जो है वो एक टेल अटैच होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आरएनए की स्टेबिलिटी के लिए, एग्जिट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस इसके लिए, और पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जरूरी है। पोली टेल जो है ये वो कहता है कि जीन में पहले से मौजूद नहीं थी, जीन की सीक्वेंस का ये हिस्सा नहीं थी, ये बाद में एंजाइमेटिकली ऐड हुई, जब इसको कहते हैं पोली एडिनाइलेशन। ठीक है, तो पोली एडिनाइलेशन की कैसे होती है, पहले एक सिग्नल सीक्वेंस आती है, ये वाली सिग्नल सीक्वेंस यानी ए। इस सीक्वेंस को पोली एडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस कहा जाता है। इसको पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक एंजाइम एंडोन्यूक्लियस इसको रिकॉग्नाइज करता है और वो यहाँ से इसको कट कर देता है। ठीक है, इस सिग्नल सीक्वेंस के तकरीबन 20 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, यहां से लेकर यहां तक, लेट्स सपोज 20 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद इसको यहां से कट कर दिया गया है। ये कट करने के बाद पोली ए जो है वो पोली ए पोलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, बहुत सारे एडमिन को यहाँ पे अटैच कर देगा। तो ये क्या है, ये पोली ए टेल है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पे जो है आखिरी मॉडिफिकेशन, उसको हम कहते हैं आरएनए एडिटिंग।
आरएनए एडिटिंग का मतलब है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज करना। अब न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज करने में न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन, न्यूक्लियोटाइड्स की डिलीशन, न्यूक्लियोटाइड्स की कन्वर्जन एक टाइप से दूसरी टाइप में ये मतलब होती है। मसलन साइटोसिन को यूरोसिल में कन्वर्ट करना, एडमिन को थाइमिन को यूरोसिल में कन्वर्ट करना, इस तरीके से। अब ये जो चेंजेस आती हैं, इन चेंजेस से जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस होती है, स्टार्ट कोडॉन्स वो बदल जाते हैं, स्टॉप कोडॉन्स को जनरेट किया जाता है, कोडिंग सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है, तो ये चेंजिंग की जाती है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे चेंज होती है? नॉर्मल जो मैकेनिज्म है उसमें दो चेंजेस आती हैं। कॉमन मैकेनिज्म जो आरएनए एडिटिंग का है, उसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है, उस एक जो न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजनस बेस, उस नाइट्रोजनस बेस का अमाइनो ग्रुप रिमूव करें ना, डी अमाइनेशन करें, तो वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। मसलन ये डायग्राम से आपको बात समझ आएगी। ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये उसका अमाइनो ग्रुप है। अगर ये अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाए, डी अमाइनेशन कर दी जाए, और ये एंजाइम कौन सा यूज होगा? साइटोडीन डी अमाइनेज। तो यहाँ से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये साइटोसिन चेंज हो जाएगी यूरासिल में। इसी तरीके से ये एडेनिन है, इसका अमाइनो ग्रुप ये देखें, रिमूव करेगा, कौन रिमूव करेगा? एडेनिन डी अमाइनेज। तो यहाँ पे जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी और ये एडेनिन कन्वर्ट हो जाएगी इनोसिन में। इनोसिन भी एक जो है वो नाइट्रोजनस बेस है। तो इस तरीके से ये जो है वो देखें, व्हेन साइटोसिन इज डीअमाइनेटेड यूरासिल इज फॉर्म, व्हेन एडेनिन इज डीअमाइनेटेड इनोसिन इज फॉर्म। ठीक है, इनोसिन जो है वो गुआनिन की तरह ही काम करती है। तो साइटोसिन का यूरासिल में, एडेनिन का इनोसिन में जो है मतलब कन्वर्ट होना, वो कहता है कि ये कितनी मिकदार में होता है। तो इनवर्टेब्रेट्स में ड्रोसोफिला में चेक किया गया, तकरीबन 50 to 100 आरएनएस जो है वो इसी तरीके से जो है वो उनमें चेंजेस आई। और तकरीबन इन मैमल्स आरएनए फ्रॉम लेस देन 25 जीन्स आर करंटली नोन टू बी एडिटेड। इस तरह उनमें एडिशन होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये एडिशन होती है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आरएनए एडिशन की। ट्राइपेनोसोमा जो है प्रोटोजोआ, उसमें एडिशन होती है। ठीक है, और बाजू का डिलीशन हो जाती है, और ये उसके माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए में होती है। लैंड प्लांट्स में साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट होती है, ये भी उसके माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए में होती है। मैमल्स में साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट होती है और एडेनिन इनोसिन में कन्वर्ट होती है। ये एपोलिपोप्रोटीन बी, उस पर एक मैसेंजर आरएनए उसमें ऑब्जर्व किया गया है। ग्लूटामेट रिसेप्टर मैसेंजर आरएनए और बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए में इसको ऑब्जर्व किया गया। ड्रोसोफिला में ए जो है वो आई में कन्वर्ट होता है, यानी एडेनिन इनोसिन में कन्वर्जन होती है। तो ये कैल्शियम और सोडियम के जो चैनल्स होते हैं, उनकी जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का जो मैसेंजर आरएनए होता है, उसमें जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। तो इस तरीके से ये क्या थी? ये आरएनए की मॉडिफिकेशंस थी। ठीक है, मैसेंजर आरएनए की। उसके बाद अब आरएनए फंक्शनल आरएनए बन चुका होता है और अब वो ट्रांसलेशन के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन का टॉपिक डिटेल से डिस्कस करेंगे।